आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके लेकर आज का आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। और मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए आसिफ रशीद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद, सुबह बखैर सभी नाजरीन को आदाब। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सभी नाजरीन, आज की अहम तरीन नशरियात में शुरुआत जहां अफगानिस्तान से होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में भी इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। फिर वापसी पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ अहम बातें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लगातार हमारा साथ देंगे और आपका और हमारा साथ और मजबूत होगा। 9:40 पर जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हुकूमती सतह तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक पुल की हैसियत से काम करने की हम कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत तक आपकी बात पहुंच सके। तो फिलहाल करते हैं जी शुरुआत आज के प्रोग्राम की, और सबसे पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का अहम तरीन इजलास मुनक़िद हुआ है और उस अहम तरीन इजलास के अंदर एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई है। और ये बड़ी राहत जो है वो तालिबान को मिली है, क्योंकि सलामती काउंसिल ने पाबंदियों की फ़हरिस्त से तालिबान को बाहर कर दिया है। बड़ी खबर कि तालिबान का नाम जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अंदर जो ममनुआ तंजीमों की फ़हरिस्त थी उनमें तालिबान का नाम भी था, लेकिन अब जिस तरीके से 2 हफ्ते हुए हैं तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया है, वो दोबारा वहाँ पर आए हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने उस रेफरेंस और उस पैरा को ड्रॉप कर दिया है जिसके तहत अफ़गानिस्तान को दहशतगर्दी की तालिबान को दहशतगर्दों की तंजीम की फ़हरिस्त में शामिल किया गया था। भारत कल इस इजलास की सदारत कर रहा था और इंतहाई अहम तरीन इजलास था, लेकिन जब ये किया जा रहा था तो इसके अंदर भारत का मौक़िफ़ सलामती काउंसिल के अंदर भी वाज़िया हुआ और उन्होंने इस बात पर अशद ज़रूरत महसूस की कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, यानी अफ़गानिस्तान की सरहद या अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल ना हो किसी दूसरे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, उनकी सलामती को ख़तरा पहुंचाने के लिए या वहाँ पर जंगजुआना सरगर्मियों को तेज़ करने के हवाले से। इस करारदाद के अंदर जहाँ भारत ने कल साइन किए हैं, क्योंकि चेयर भारत कर रहे हैं पिछले 1 महीने से और लगातार 2-3 नशस्तों के दौरान भारत का मौक़िफ़ खुलकर सामने आया था, लेकिन कल ये बड़ी खबर सामने आई और उसके बाद जो भारत के जो साबिक रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे रहे हैं यूएन के अंदर, सईद अकबरुद्दीन, उन्होंने ट्वीट करते हुए इस डिप्लोमेसी का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि अपनी ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि टी वर्ड इज़ गॉन, यानी तालिबान का टेरर जो था वो अब चला गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर अंदर ये बड़ी बात जो है वो सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये कैसे हुआ है। ये ऐसे हुआ क्योंकि आपको याद होगा कि तालिबान ने जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू किए थे और दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी दोहा एग्रीमेंट के अंदर इस बात को लिखा गया था कि अमेरिका भी जो पाबंदियां आयद कर चुका है तालिबान पर उसे ख़त्म करेगा, और साथ साथ सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है तालिबान को लेकर उसमें भी नरमी लाई जाएगी। और उसी दोहा एग्रीमेंट का असर हमने कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर देखा, जहां पर यह मामला जो है वो सामने आया। सरकारी तौर पर जो बात सामने रखी गई है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि तालिबान जी लगातार फॉरेन लोग यानी जितने भी गैर मुल्की लोग वहाँ पर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है, इवैक्यूएशन प्रोसेस को और तेज़ी के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका समेत कई मुल्कों के साथ राब्ते में है। इसलिए ये जो खुशगवार तब्दीलियाँ तालिबान के अंदर देखने को मिल रही हैं, इसको पेश नज़र फ़िलहाल जो सेंक्शंस आयद कर दी गई थी तालिबान पर वो हटा दी गई। और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट और ट्विस्टिंग ट्वीट जब आप डिप्लोमेसी की लेवल में देखेंगे
तो वो अकबरुद्दीन साहब का है, जिन्होंने कल रात देर गए ही इसकी वजाहत भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं तालिबान के लिए एक राहत है। पहले सैंक्शंस ख़त्म करने की बात जो बिडेन साहब ने खुद की थी, उसके बाद दोहा एग्रीमेंट के अंदर भी ये तय पाया गया था, और दोहा एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद अब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात को हामी भर ली है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अफगानिस्तान ऑन टॉप प्रायोरिटी है, यानी अफगानिस्तान को दोबारा तामीर करना। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान नई हुकूमत बनाने जा रहा है, उन पर जो पाबंदियां आयद की गई थी, कुछ शराइत की कुछ पाबंदियां अक़वाम मुत्तहिदा ने आयद की थी सलामती काउंसिल ने, वो हटा दी गई है। और ये पहला आउटरीच सिग्नल माना जा रहा है कि यूएनएससी ने ड्रॉप कर दिया तालिबान रेफरेंस इन लाइन ऑफ टेरर। ये बड़ी बात है जी, जो हमने आपको बताई, क्योंकि रात देर गए ये पूरी कार्रवाई हो रही थी। अब जब ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं तो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिफाई ज़राया अपने तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि देखिए ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान रजीम अगर वहाँ पर बन रहा है और इन कंसल्टेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक ब्रीदर पीरियड देना चाहिए। और ये ब्रीदर पीरियड कैसे होगा जी? वो शुरू होगा जी 1 तारीख से, 1 सितंबर से 31 तक इनखला का टाइम है। 1 से पहले लगता है कि इंटरीम हुकूमत बनाई जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि ब्रीदर पीरियड देना होगा 3 महीने का, 4 महीने का, जिसमें पूरी दुनिया इस बात को देखे कि अफगानिस्तान की हुकूमत कर क्या रही है और किस तरीके से चलने की कोशिश कर रही है। और चलाने के लिए जो वसाइल उन्हें चाहिए, उसके लिए पाबंदियां हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी की ओर ये एक कदम जो है वो आगे बढ़ाया गया है। फिलहाल भारत चेयर कर रहा था और भारत ने कल दस्तखत करते हुए इस हुक्मनामे को जारी कर दिया है। आसिफ, बढ़ते हैं जी आगे। अब बात करते हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा, जब काबुल की बात चल रही है तो एक और खबर भी आपको आसिफ रशीद बताएंगे। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी जरूर मची थी काबुल एयरपोर्ट पर, लेकिन एक बार फिर अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स ने खदशा जाहिर किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटों में मजीद हमले का इम्कान है, मजीद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो सकती है। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी अपने शहरियों समेत तमाम लोगों को जो एयरपोर्ट पर थे उनको खबरदार किया है। दहशतगर्द काबुल एयरपोर्ट को फिर निशाना बना सकते हैं जो बाइडन के मुताबिक। और अमेरिकी मिलिट्री कमांडर ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा 24 से 36 घंटों में काबुल एयरपोर्ट को एक बार फिर दहलाया जा सकता है। इसके साथ ही अमेरिका सदर ने जहां पर IS जो इस्लामिक स्टेट खुरासान पर मजीद हमले की करने की भी बात कही है, उनके मुताबिक दाइश या फिर दीगर कोई जो है वो अगरचे उन पर ड्रोन के जरिए भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कार्रवाई हुई है, लेकिन जवाबी कार्रवाइयां एक बार फिर हो सकती हैं। और इस तरह के खदशात एयरपोर्ट को लेकर जाहिर किए जा रहे हैं, जहां पर हज़ारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें वक्त मिले और यहां से वो वापस बहिफाजत निकल जाएं। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी खुदकुश हमले के बाद, ये दूसरी मरतबा पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान हुआ जब अमेरिका की तरफ से न सिर्फ अलर्ट जारी किया गया, अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, उन्हें इंतबाह दिया गया, खबरदार किया जाता रहा, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जब सामने आते हैं जहां पर 24 घंटों के भीतर ही कार्रवाई होती है, जवाबी कार्रवाई हुई। और ISJ के खुरासान के 2 लोगों को जिनने हमले को अंजाम दिया था, अमेरिकन फोर्सेस के मुताबिक उनको मार गिराया गया। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दोबारा से अलर्ट जारी कर दिया गया है और काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट है, जहां से लोग दाखिला ले रहे थे, जहां पर अमेरिकन फोर्सेस एक एक करके उनको अंदर ले जा रहे थे, उस गेट पर अलर्ट न सिर्फ पहले से जारी किया बल्कि तमाम शहरियों को तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे रहने को कहा गया है कि ज्यादा भीड़ जितनी होगी इतने खदशात ज्यादा हैं, इसलिए किसी शहरी की जान न जाए, इसके लिए अमेरिकन फोर्सेस ने और अमेरिकी सदर ने भी अब से थोड़ी देर पहले भारतीय वक्त के मुताबिक अल सुबह जहां पर अपना एक बार फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, खिताब भी किया और उन शहरियों को जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर हैं उनको खबरदार किया गया है कि मजीद कार्रवाइयां 24 से 36 घंटों के दौरान जिनका इम्कान एयरपोर्ट पर जाहिर हो रहा है। हमारे नाजरीन को याद होगा कि जुमेरात को काबुल एयरपोर्ट पर हमले में कम से कम 117 अफराद हलाक हुए हैं और हलाक होने वाले में जहां अमरीकी फ़ौजें हैं वहीं पर एक कसीर तादाद आम अफगानियों की भी है। और इधर जो ये नया अलर्ट जारी कर दिया गया, अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक एक और हमले का जो मखसूस अलर्ट जारी किया है, उसके बाद ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ड्यू टू स्पेसिफिक क्रेडिबल थ्रेट
ये लिखा गया है जी। उसमें जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट किया गया है, यूएस सिटीजन से कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट के साउथ गेट, न्यू मिनिस्ट्री इंटीरियर गेट और पंशीर पेट्रोल स्टेशन और आसपास के इलाकों के अंदर बिल्कुल ना जाए और जितना जल्दी हो सके अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तरा समेटकर अपने मुल्क की ओर रवाना हो। तो फिलहाल 24 से 36 घंटे का वक्त, जिस दौरान एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया और इस बार अलर्ट खुफिया इदारों के बजाय खुद जो बाइडेन की तरफ से किया गया है, जिनने कहा है कि खुरासान वाले लोग एक बार फिर हमला कर सकते हैं, ताहम इस पर गहरी नज़र भी रखी जा रही है। तो बढ़ते हैं जी आगे। अब बात ज़रा भारत के अंदर और उन लोगों की भी करते हैं जो अफ़गानिस्तान के हैं और तालीम हासिल करने के लिए भारत आना चाहते हैं या आ चुके हैं, और अब उनका होगा क्या। इस सिलसिले में काफ़ी कुछ कियोस और कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन के बीच काबुल में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। बिल्कुल जनाब, आज के दिन भी गैर यकीनी सूरत हाल है क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके से हुकूमत नहीं बनी है। मुश्किल में फंसे हैं 1,500 अफगानी तलबा। वीज़े की मनसूखी से लेकर दीगर मामलात इस वक्त सरफहरिस्त उनके सामने है। वजारत दाखिला और वजारत खारजा के बीच मशावरत का सिलसिला जारी है कि जो लोग यहाँ पर हैं उनके वीज़ों को एक्सटेंड किया जाए या जो आना चाहते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए क्या कुछ किया जाए। और ये जो वीज़ा कैंसिलेशन और अनसर्टिनिटी है, इस बीच 1500 अफ़गानी जो है वो इस वक्त स्कॉलर्स जो यानी जो पीएचडी डिग्रियां या दीगर इदारों के ज़रिए से पढ़ना चाहते थे, उनका मुस्तकबिल तारीख हो गया है। और इनमें से एक अक्सर तादाद जो है वो ICCR स्कॉलर्स हैं। आपको याद होगा कि ICCR जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो है, इसके तहत मास्टर्स डिग्री JNU के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग PhD कर रहे हैं। तो ये जो मामला है ये अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर चला गया है और फैसला इस सिलसिले में बहुत जल्दी जो है वो लिया जा सकता है। कमोबेश 800 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप भी दिया गया था अगस्त के महीने में, यानी जब हामिद वहाँ पर हुकूमत बाज़ाब्ता थी और यहाँ पर वो आए थे, उनकी वीज़े, डिग्रियाँ और दीगर चीज़ों को लेकर उन्हें आना था। कुछ लोग आए हैं, लेकिन 1500 ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन अभी उनके आने का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। यानी एक तरफ से गैर यकीनी सूरत हाल है, हुकूमत वहाँ पर है नहीं, दूसरी तरफ से एडवाइजरियाँ जारी हुई हैं और तीसरी तरफ से जो सबसे बुरा हाल है वो इस वक्त उन 1500 के करीब स्कॉलर्स का है जिन्होंने अपनी तालीम को तो मुकम्मल किया है, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े इस सिलसिले में कोई भी राह सामने नहीं है। लेकिन भारत ने दरवाजे खोल दिए हैं और उनका मानना है कि वीज़े और दीगर मामलों को लेकर बहुत जल्द वजारत खारजा और वजारत दाखिला बैठकर एक हतमी फैसला लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वीज़े के बाद अब आपको बताते हैं, चूंकि काबुल एयरपोर्ट से फौजी इनखला का अमल जारी है गैर मुल्की अफवाज का, और अब सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस जिनकी काफ़ी कम तादाद है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, मगर बरतानिया की फौज यानी यूके की फौज अब मुकम्मल तौर पर यहाँ से जा चुकी है। गैर मुल्की अफवाज का जो इनखला का सिलसिला है वो 15 अगस्त के पहले भी और बाद भी जारी था, आज के वक्त में भी जारी है, लेकिन बरतानिया की अफवाज का इनखला मुकम्मल हो चुका है और तमाम फौजी वापस बरतानिया पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से उन सभी लोगों का, चाहे वो फिजाइया के हों, दीगर अफवाज हों या सिविल इंतजामिया हों, जिन्होंने अभी तक इन सभी लोगों को बहिफाजत वतन वापस लौटाने में मदद की है, उनको मुबारकबाद करार देते हुए इसे एक तारीखी इनखला करार दिया है, जिनके मुताबिक जहां पर तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए बिना किसी कोलैटरल डैमेज के अफवाज वापस काबुल से बरतानिया बहिफाजत पहुंच चुकी है। 14,000 फौजियों को काबुल से निकाला गया है और कल लास्ट परवाज के बाद जो सफ़ीर थे यूके के अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि 20 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद, रुकने के बाद फ़ौजी वापस अपने यहाँ चले गए हैं और अब बरतानिया का एक भी शहरी अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं है। बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा अफ़गान तालिबान के तर्जुमान की भी करते हैं, क्योंकि जब भी वो हफ्तेवार ब्रीफिंग करते हैं या बात करते हैं तो सूरत हाल को और ज़्यादा बेहतर बताते हैं और सूरत हाल के अंदर यानी जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है इस हवाले से वो अपनी ब्रीफिंग के दौरान बड़ी चीज़ें नहीं भी बताते। तो इस बार तालिबान ने शहरियों से जो बातें कही है, जो एडवाइजरी जारी की है, वो ये है कि अगर उनके पास कोई रियासत का माल है तो उसे वापस लौटा दें। यानी
इमलाक या किसी और चीज़ की बात की गई है। तो इसमें सुहेल शाहीन ने कल जिस तरीके से बात की है उसको लेकर अब एक नई बहस भी पूरी मीडिया के अंदर जो है वो इस वक्त छिड़ी हुई है। दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये सुहेल शाहीन की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जो इमलाक या जो सरकारी गाड़ियां थी वो फौरी तौर वापस की जाएं, जिन शहरियों के पास भी अगर थी या जो अफगान हुकूमत में अब तक पिछले 17-18 वर्षों के दौरान काम करते रहे हैं, एक वो ऐलान। लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर अफगान शहरियों के लिए भी ये है कि अफगानिस्तान अगर आप छोड़ना भी चाहते हैं तो इस ट्वीट के जरिए जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनने साफ कर दिया है कि मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है तो कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद वो जा सकता है, गैर कानूनी तरीके से वो भागने की कोशिश ना करें। जैसे ही ये यकीन दिलाया गया दोबारा कि जैसे ही फ्लाइट रिज्यूम होती है, परवाज़ों का सिलसिला दोबारा काबुल एयरपोर्ट से मामूल के मुताबिक शुरू होगा, तो उसके बाद आप यहाँ से अगर निकलना चाहें तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जिनमें आपका पासपोर्ट, वीज़ा या बाकी जो कागजी लवाजमात हैं वो मुकम्मल करने के बाद तालिबान आपको बाकायदा कानून के मुताबिक इजाज़त देगा। आप मुल्क से बाहर किसी भी मकसद से जा सकते हैं और अगर मुल्क से बाहर रहना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इजाज़त मिलेगी। लेकिन अपील ये की गई है सभी शहरियों से कि वो गैर कानूनी तरीके से या जैसे भीड़ भाड़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं, भागने की कोशिशें काफ़ी ज़्यादा 15 अगस्त के बाद हुई हैं, तालिबान के कब्जे के बाद, उस वक्त से लगातार अपील की जा रही थी। लेकिन अपने आप में एक राहत की खबर और बड़ा ऐलान सुहेल शाहीन की तरफ से, सियासी दफ्तर के तर्जुमान है दोहा के अंदर भी, उनने साफ कर दिया है कि अगर कोई जाना चाहे तो अफगान शहरियों के लिए अच्छी खबर ये कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पर आ और जा सकेंगे। लेकिन कब? जब कुछ दिनों के बाद मामूल के मुताबिक परवाजें काबुल एयरपोर्ट से दोबारा उड़ान भरेंगी। चलिए जी, काबुल एयरपोर्ट पर परवाज़ें कब आएंगी नहीं आएंगी इस पर हमारी भी नज़र रहेगी और आपको भी ज़रूर अपडेट करेंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर की, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सफारतकारी में लगे हुए हैं। और कल की जो अभी तक की एक और बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिल्किन के साथ भी दोबारा बात की है। और ये दोबारा बातचीत जो हुई है ये अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में हुई है। भारत अमेरिका के ताल्लुकात के बीच अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, इस सिलसिले में बातचीत हुई है। और ये बातचीत तब हुई है जब काबुल के अंदर खुदकुश हमला हुआ है और हमले के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने प्रायोरिटी वाइज यानी जो उनकी तरजीहात हैं उसमें उन्होंने कल दोबारा से बात की है बिल्किन से भी, यानी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के नेड प्रिंस से भी भारत की जो है वो कल बात हुई है, जिस दौरान अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बम हमला हुआ है उसके बाद जो पैदाशुदा सूरत हाल है इस पर तबादले ख्याल किया है। और दोनों लीडरों ने इस बात पर इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जाएगी और जो नेचुरल जो दोनों मुल्कों के लिए यकसा मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, इस पर दोनों जो है वो एक साथ चलेंगे और जो यूएस पार्टनरशिप है उसको मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ISIS का जो मामला है इस पर पेंटागन की तरफ से पहले ही वजाहत जारी कर दी गई थी कि ड्रोन हमलों के ज़रिए से उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और उनके कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। इस पर भी जो तफसीलात है वो भारत के साथ शेयर की गई है और ये साफ कर दिया गया है कि ISIS को किसी भी कीमत पर सरगर्मियां तेज़ करने की इजाज़त नहीं होगी, चाहे अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर हो या ना हो, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर मदद देने नहीं दी जाएगी और किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं होगी कि वो दूसरे मुल्क को कमज़ोर समझकर उन पर हमला करे। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी स्टेट के बीच मुलाकात हुई है और दोनों ने इस बात पर हामी भर ली है कि इंडो अमेरिका रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए और बेहतर काम किए जाएंगे। चलिए, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की अमरीकी हममनसब से फ़ोन पर बात और टेलीफोनिक राब्ते के दौरान क्या कुछ मज़ीद कहा गया आपके सामने तफसीलात रखी। लेकिन इस बीच काबुल की बात हो रही है, अफगानिस्तान के हवाले से एक और खबर आपको फटाफट से बताएं और उसके बाद इजराइल और गजा के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच आप बताएंगे जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है यानी दाइश खुरासान, जिसकी तरफ से गुज़श्ता 48-72 घंटों के दौरान जो हमले हुए उनकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई थी, उसके हवाले से कुछ मज़ीद इंकशाफ हुए हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं और जो तहकीकाती एजेंसियां वो भी काफ़ी मुतहरिक हो गई हैं। NIA समेत दीगर एजेंसियां इन तमाम मामलात पर काम कर रही हैं कि आखिर ये एजेंसियां कहीं सरहद के उस पार बैठकर सरहद के इस पार तो सरगर्म आज के वक्त में नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें
खंगालने के बाद एजेंसियों के हाथ कुछ ऐसे सबूत भी लगे हैं, कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि भारतीय शहरियों को भी भर्ती करने की कोशिशों में इस वक्त ये तमाम वो तंजीमें लगी हैं, खासतौर से दाइश खुरासान और ऐसे लोग जो लश्कर समेत दीगर जो मिलिटेंट तंजीमें थी या काफ़ी वक्त से इनके साथ वाबस्ती रही हो, अगर वो लोग छोड़ कर गए हों तो उन तमाम लोगों को भी रिक्रूट करने की कोशिश और उसके साथ कुछ भारतीय शहरियों पर भी इन तंजीमों की नज़र काफ़ी वक्त से रही है, जो एक बड़ा खुलासा बड़ी तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से किया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी और दीगर इदारों की तरफ से जो बात सामने रखी जा रही है और ज़रा से जो खबर सामने आई है वो यही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक उस मॉड्यूल को बर्स्ट किया है जो ISKP ऑपरेटिव के तौर पर सीरिया, इराक, अफ्रीका के अंदर काम कर रहे थे और भारत के अंदर भी अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। और इंस्टाग्राम चैनल के ज़रिए से, इंस्टाग्राम जो राब्ता साइट है उसके ज़रिए से एक क्रॉनिकल फाउंडेशन बनाया गया था, उसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें जो थी वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। और तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक इस चैनल के पास तकरीबन 5000 मेंबर्स हैं और इनमें अक्सर मेंबर जो है वो पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के अंदर जो है वो बैठे हुए थे। और यहीं से एक कोशिश की जा रही थी कि रिक्रूट किया जाए नए मेंबरों को, या अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर मुल्कों के लिए साल 2019 से ये सिलसिला चल रहा था। और अब बाज़ाब्ता तौर पर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने इस बात का खुलासा भी पेश किया है कि नज़र खुरासान इस दौलत, ये जो ISK है, इनकी जो नज़र है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही नहीं है बल्कि कर्नाटका, केरल से भी रिक्रूट करने की कोशिशें की जा रही है। और गुज़श्ता दिनों जो गिरफ्तारियां केरल के अंदर हुई है उससे कई बड़ी जानकारियां भी मिली है कि किस तरीके से ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं। लश्कर ऑलरेडी माना जा रहा है, जो खुफिया इदारों की रिपोर्ट है कि ISKP के साथ ऑलरेडी उनके करीबी राब्ते हैं और अब इस तरीके से मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी वो अपनी सरगर्मियां चलाना चाहते हैं। और ये खुलासा पेश किया गया, इंस्टाग्राम की एक चैनल है वहाँ पर जब पूरा उसको रिव्यू लिया गया और बड़ी तहकीक की गई तो उसमें ये चंद बातें जो है वो सामने आई है जो आज लगभग कौमी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर सामने रखी है। ये तो बात थी जनाब अफगानिस्तान की। फटाफट से आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है और फ़लस्तीन के अंदर एक बार फिर दोनों आमने सामने और हमास पर एक बार फिर गोली चली है। बिल्कुल, गजा में हालात एक बार फिर कशीदा होते नजर आ रहे हैं, चूँकि जहां पर इजरायली फोर्सेस की तरफ से फ़लस्तीनियों के दरमियान कुछ झड़पें हुई जिसके बाद फायर ओपन किया गया है और दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आई। ये तमाम चीज़ें कब हो रहा है कि जब मुआशी सरगर्मियाँ इस खित्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई हैं और इजराइल फोर्सेस पर इल्ज़ाम है कि वो रोक रहा है इस तरह की सरगर्मियाँ जिससे एक बड़ी आबादी मुतासिर हुई है। मुस्लिम अक्सरियती इलाका है जिनके रोज़गार पर असर पड़ा है, रोज़ी रोटी पर असर पड़ा है और इसके बाद उन लोगों की तरफ से मुसलसल एहतजाज दर्ज कराने और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर तमाम इदारों के नोटिस में मामला लाने की कोशिश में उनके खिलाफ गोलियां चली हैं, जिस दौरान कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी हैं जनवरी फरवरी के महीने के दौरान। लेकिन मुआशी सरगर्मियों पर रोक के बाद खित्ते में गम की लहर भी इसलिए है क्योंकि मकामी लोग या जो गजा के अंदर एक बड़ी आबादी है आज के वक्त में मुकीम है, इजरायली फोर्सेस के खिलाफ तशद्दुद और भड़काव का इल्ज़ाम भी मुसलसल लग रहा है, जहां पर कई लोगों को अब तक निशाना बनाया गया है। और एक बार फिर से जहां पर जुमे के रोज़ से ये खबर आई थी कि दर्जनों लोग उस वक्त जख्मी हुए थे जब वो नमाज अदा करने की कोशिश के लिए जा रहे थे, नमाज अदा करने के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान रास्ते में उन्हें रोका गया। उसके बाद कल का दिन भी गुजरा है और पिछले 24 घंटों में मजीद झड़पें यहाँ पर हुई है, दर्जनों लोगों के जख्मी होने की खबरें आई हैं और बताया ये भी जाता है कि कई लोगों की तरफ से उस फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज भी दर्ज कराया गया जिसके तहत इजरायली हुकूमत की तरफ से मुआशी सरगर्मियां यहाँ पर रोकने या कम करने की कोशिश हुई थी। लेकिन इन सब के बीच में इस ब्लॉकेड के खिलाफ जब एहतजाज शुरू हुआ तो उन पर दोबारा फायर ओपन किया गया जिसमें लोगों के जख्मी होने की भी इतलात सामने आई हैं। अब जी बढ़ते हैं आगे, जरा दिल्ली की भी शुरुआत करते हैं और दिल्ली से क्या कुछ खबरें हैं, छोटी बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट से रखने की कोशिश करेंगे और बात ज़रा कोविड के दौरान तबलीगी मरकज़ की भी करते हैं। और तबलीगी मरकज़ अभी भी बंद है, वहाँ पर सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन उसके साथ साथ कई तबलीगियों को मुल्क भर के अंदर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कल 12 तबलीगियों को रिहा करने का उनके खिलाफ जो मुकदमा थे उनसे उन्हें बरी कर दिया गया है और उन
12 में से 9 का ताल्लुक जो है वो थाईलैंड से है और लगातार मुल्क के अंदर वो इस केस की पैरवी में बैठे हुए थे। और कल जब ये कोर्ट की तरफ से, बरेली कोर्ट की तरफ से जब पूरी समाअत हुई, उसमें 12 तबलीगी जमात के मेंबरों को, जिनमें 3 थाई नेशनलिस्ट है, 3 भारतीय हैं और बाकी सारे जो हैं दीगर रियासतों के भी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कल बाइज्जत बरी कर दिया गया। और शाहजहां पुलिस की तरफ से जो ये कहा गया था कि वायलेशन हुआ जी लॉकडाउन नॉर्म्स का और दीगर तरीके के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे, वो सारे साबित नहीं हो पाए, जिसके बाद जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस पूरे मामले को सुना और सुनने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये हुक्म जारी किया गया कि इन 12 लोगों की रिहाई के हुक्म जारी किए जाए और इन्हें मुल्क, यानी अगर उनमें से 9 लोग जो थाई के हैं, थाईलैंड के, अगर वो वापस भी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उनके पासपोर्ट्स को रिलीज़ किया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये खबर भी सामने आ रही है। लेकिन खबर ज़रा किसानों की भी आपको बताते चले, जहाँ किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन एहतजाज के बीच तशद्दुद की भी खबरें सामने आई है और एक बार फिर किसान और पुलिस आमने सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। करनाल में एहतजाजी किसानों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, लाठीचार्ज हुआ और 40 से ज्यादा किसानों के जख्मी और इनमें कई लोग शदीद जख्मी हुए। ये खबरें भी सामने आई। कल उस वक्त ये तमाम चीजें हुई जब हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही थी। एहतजाज में हजारों लोग शामिल थे और आने वाले जो पंचायती इंतखाबात है हरियाणा के अंदर, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी। जो वज़ीर आला हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी सदारत में मीटिंग होनी थी, लेकिन उसकी पुरजोर मुखालफत हो रही थी। एहतजाजी किसान बड़ी तादाद में नेशनल हाईवे तक पहुंच गए और करनाल हाईवे को बंद किया गया। बाद दोपहर से पूरा ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों तरह से मुतासिर, यहाँ तक कि दिल्ली, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। मुसाफिर मुश्किलात में रहे, चूंकि एहतजाज उसकी वजह बना था, जहां पर कई घंटों तक पुलिस और किसान आमने सामने रहे। रात देर गए, 9:30 पौने 10 के करीब जाकर दोबारा ट्रैफिक को छोड़ा गया, जिसके बाद करनाल हाईवे से लेकर उत्तर प्रदेश जाने वाले तमाम रास्तों और जम्मू कश्मीर तक तमाम रास्तों पर दोबारा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिली। लेकिन ये वो एहतजाज था जो कल मीटिंग दरअसल बीजेपी की होने वाली है, पंचायती इंतखाबात के हवाले से आगे की तैयारियां होंगी और वज़ीर आला खुद इसकी सदारत करने जा रहे थे, जिसकी मुखालफत में किसान बड़ी तादाद में बाहर निकले थे। लेकिन इस बीच पुलिस एक्शन उन्हें फेस करना पड़ा है, जिसमें 5 दर्जन के करीब किसानों के जख्मी होने की खबर आई, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक भी बताई गई है। चलिए जी, किसानों के बाद बात जब करते हैं तालीम की भी, तो आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के नायब वज़ीर आला है, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि अब स्कूल खोले जाएंगे, मरहलावार तरीके से खोले जाएंगे। इस बीच खबर अब यूनिवर्सिटी की भी सामने आ रही है और दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के मुंतज़मीन, वाइस चांसलर जो है वो अब मशावरत करेंगे और मीटिंग करेंगे। उसके बाद इस बात का फैसला लिया जाएगा कि फिजिकल क्लासेस को किस तरीके से, यानी क्लासेस को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले पर नज़र रखी हुई है, क्योंकि कोविड के मामलात के बीच आपको याद होगा कि तमाम तालीमी इदारे बंद किए गए थे, लेकिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए गुज़श्ता साल इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि वो कॉलेज आ सकते हैं, लैब्स तक जा सकते हैं, यानी टेक्निकलिटीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दी गई थी। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया मीटिंग करने जा रहे हैं, जिस दौरान इस बात का फैसला लिया जाएगा कि एक्टिविटीज़ को दिन ब दिन किस तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने जुमे के रोज़ इस बात का ऐलान किया था कि कॉलेज खुलेंगे 1 सितंबर से, यानी माना जा रहा है कि आज और कल ये मीटिंग हो सकती है, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कोविड केसेस और दीगर मामलात के पेश नज़र अब कॉलेजों को किस तरीके से खोला जाए और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दरसी निज़ाम को किस तरीके से बहाल किया जाए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर मैकेनिज़्म को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के अंदर जो हज़ारों और लाखों तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर, अब वो सितंबर के पहले हफ्ते से जा सकते हैं। इस सिलसिले में तीनों बड़ी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो हैं वो आपस में बैठेंगे और हतमी फैसला लिया जा सकता है आज शाम तक।
चलिए, अब कोविड के हवाले से बात हो रही है तो यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि मुल्क के अंदर जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद मजीद केसेस के हवाले से पता चल जाएगा, अपडेट आएगा मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से, और क्या कुछ पिछले 24 घंटों का हाल अहवाल रहा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जब कोविड के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं तो सरकार की तरफ से इस पर तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है। और इस मरकजी वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, उनकी तरफ से तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर निज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को खत रवाना किया गया है और बढ़ते केसेस पर तशवीश का न सिर्फ इजहार किया गया बल्कि वो तमाम इलाके जहां पर इन्फेक्शन मुसलसल बढ़ रहा है वहां पर अगर कोविड कंटेनमेंट जोन्स बनाने पड़े, मजीद इकदाम उठाने पड़े, सख्ती बरतने पड़े, इस पर खुसूसन जोर दिया गया मरकजी हुकूमत की तरफ से। और वजारत दाखिला की तरफ से तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज को यह भी साफ कर दिया गया है कि बड़े जो इज्तिमात हैं उन पर पाबंदी बरकरार रहे, ये इंश्योर किया जाए कि कहीं से भी ऐसा कोई ग्रुप, कहीं से पर भी कोई ऐसी गैदरिंग हो जहां पर हो सकता है कि वो बाले जान बन जाए और इसी तरीके से यहाँ पर केसेस फूट पड़े। इसलिए न सिर्फ खत के जरिए बल्कि मुसलसल जब बातचीत भी होती रही है, 3 दिन पहले मीटिंग भी हुई और गुज़श्ता रोज़ खत तमाम रियासतों को भेजे गए, तो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया तमाम रियासतों और मरकजी इलाकों पर। और जिन रियासतों के अंदर, केरला के अंदर जहां पर चूंकि 500 के करीब जो अमवात हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा वो रोल है, उसके बाद दिल्ली और पंजाब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आकर ये केसेस कम जरूर होते हैं, लेकिन जहां पर भी किसी जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पंचायत के अंदर छोटे से छोटी सतह पर अगर केसेस सामने आ रहे हैं बड़ी तादाद में, तो सरकार लोकल लेवल पर जो इंतजामिया है वो मिलकर मुशावरत के बाद खुद फैसला ले सकते हैं। इसके लिए इख्तियारात जो हैं डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। इस बात का भी तज़किरा कल इस खास मीटिंग में हुआ है। लेकिन जो खत रवाना किया गया है उसमें यह साफ कर दिया कि लार्ज गैदरिंग्स जो हैं, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी और 25 से ज्यादा किसी को इजाजत नहीं। जो रियासती और मेरे ख्याल से आज से फटाफट से जम्मू कश्मीर की भी कोविड की खबर बताते चले, क्योंकि उसके बाद हमने छोटे से ब्रेक पर भी जाना और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कुछ और खबरें भी हैं जिन पर बात करनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है जी। जम्मू कश्मीर में दूसरे रोज़ भी तादाद 150 से ज़्यादा ही रही है और जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं, इससे अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं एक बार फिर हम उसी सिमत की ओर ना जाएं। बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में ये मुसलसल दूसरा दिन है जब केसेस 166 तक पहुंचे हैं। डेथ परसों भी एक थी, कल भी एक हुई है। ये इतना बड़ा कंसर्न शायद ना हो, लेकिन 24 घंटों के दौरान 166 केसेस जो इस बात की तस्दीक करता है कि केसेस 100 के नीचे जो अब तक थे 42 तक आ पहुंचे थे, लेकिन अब योमिया केसेस 166 तक दोबारा पहुंच गए यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो तशवीश का इजहार इस पर मुसलसल किया जा रहा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी इदारों को खोलने के हवाले से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस हवाले से कोविड टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की सदारत में, और इसमें 2 बड़ी बातें। एक तो ये, जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिकित्सा सेतु एप्लीकेशन है वो जो डेवलप की गई है कुछ सीनियर अफसरान की तरफ से, वो लॉन्च कर दी गई है, जिसका मकसद यह है कि कोविड से मदद मिल सकती है। उसी तरीके से जैसे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आप नेशनल लेवल पर मरकजी वजारत सेहत की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोविड टास्क फोर्स के बीच इंतजार इस बात का था कि शायद आने वाले कुछ दिनों के अंदर तालीमी सरगर्मियां बहाल हो सकती हैं, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुसूसन इस बात पर जोर दिया है कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो इदारे हैं, आला तालीमी इदारों के अंदर अगर तालीमी सरगर्मियां बहाल करनी है तो पहले 100% वैक्सीनेशन फौरी तौर मुकम्मल किए जाए। डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि 100% वैक्सीनेशन तलबा की और उनसातिज़ा की जिस अमले की आपने खिदमात हासिल करनी है उनकी मुकम्मल किया जाए, इंश्योर किया जाए, और उसके बाद हो सकता है कि इंतजामिया अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों के दौरान कोई फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल वो फैसला पिछला बरकरार है कि एक तो नाइट कर्फ्यू और दूसरी तरफ शाम 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू, और दूसरी तरफ कोविड गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए तालीमी इदारों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला बरकरार है। चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो कुछ और जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।